हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैं नवंबर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और बात रही दिसंबर की, आपके पेपर जो है 5 दिसंबर के बाद हैं लगभग सभी के। तो उससे पहले आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, ताकि आप टाइमली पढ़ पाओ। दूसरी चीज़, आज ये जो टॉपिक्स है मैं कराने वाला हूँ अभी, ये मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स टाइप करवाने वाला हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा व्हाट इज़ दिस एंड एक्सप्लेन दिस ऑल, ये सब कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको टॉपिक समझाऊंगा ताकि आपको बेसिक जो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये है, ठीक है। ताकि क्वेश्चन जो है ना वो आप बना के लिख सको आंसर उसका, ठीक है। एक पता लग जाता है ना, समझ में आ जाता है टॉपिक, तो आप लिख पाते हो फिर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, टीम क्या होती है। देखो टीम क्या होती है, उसमें टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उसको मिला के एक टीम बोला जाता है। अब टीम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, टीम जो होती है उनमें सबके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होती है, मतलब ऐसी स्किल होती हैं जो एक दूसरे से मेल खाती हैं। जैसे कि कोई साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट की एक टीम होगी, 4-5 साइंटिस्ट की, 5-6 साइंटिस्ट की। वो सब मिलके किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर दवाई पे या किसी चीज़ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनके पास क्या है, ऐसी स्किल्स हैं जो एक दूसरे से मेल खाती हैं, जो दवाई से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड है, सबकी स्किल्स आपस में, ये क्या होती है, टीम होती है, ठीक है। टीम हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और टीम में जो होता है कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है। अगर सब अपना अपना काम करेंगे ना तो उससे बहुत दिक्कत होगी। टीम में सबको मिल के आपस में काम करना होता है, ये होता है टीम का ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है। तो टीम ये होती है। टीम और ग्रुप में ज़रूर डिफरेंस अच्छे से सुन लेना, मैं बता रहा हूँ, और पढ़ भी लेना, ठीक है। ये ज़रूर आ सकता है पेपर में आपके, सो इसको ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीम। देखो आपके सिलेबस में हो सकता है थोड़ी और ज़्यादा हो, पर बेसिक ओवरऑल यही आती है, ठीक है। सो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें भी इनके बारे में पूछा गया है, क्रॉस क्रॉस फंक्शनल या प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। तो सेल्फ मैनेज टीम क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जो टीम अपने आप को मैनेज कर पाती है, उन्हें किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि 4-5 लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको काम दे दिया, वो अपने आप करे जा रहे हैं, कोई बॉस नहीं है उनके ऊपर, कोई भी नहीं है, वो बस आपस में कम्युनिकेट करके काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो खुद से डिसीजन ले पाते हैं, खुद के हिसाब से काम कर पाते हैं, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। ये टीम वो होती है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई होती है। जैसे कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, या मशीन में कोई डिफॉल्ट आ रहा है, या फिर मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, तो एक टीम बनाई जाती है कि भाई तुम सब मिलके ही देखो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम जाके सॉल्व करो और आके हमें बताओ। सो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होती है टेम्पररी होती है, और ये सिर्फ छोटे कामों के लिए, शॉर्ट टर्म टास्क के लिए बनाई जाती हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है, इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देखो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं इसमें, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, एचआर के, सब आपस में मिलके क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी लानी है हर जगह, तो एचआर आएगा, फाइनेंस आएगा, मार्केटिंग में सब बताएंगे कि भाई मार्केटिंग में इतना खर्चा आ रहा है, फाइनेंस वाला ये बोलेगा कि भाई मेरा पैसा सही से इस्तेमाल करो, हमारे पास इतना ही है। एचआर वाला बताएगा कि भाई एचआर में एम्प्लॉयज़ में खर्चा आ रहा है, तो सब आपस में मिलके करो, तो आपस में मिलके काम करेंगे, ये होता है क्रॉस फंक्शनल टीम। और जो क्रॉस फंक्शनल टीम में जो लोग होते हैं ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं। वर्चुअल टीम, नाम से पता चल रहा है, वर्चुअल टीम वो होती हैं जो डिजिटली काम करती हैं। जैसे कि एक दूसरे देश में है, एक दूसरे देश में है, तो ये आपस में ऑनलाइन वर्क करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपस में बात करते हैं और काम करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला है तो वो वहाँ से बैठ के काम कर सकता है, ठीक है। तो वो आपस में ऐसे कम्युनिकेट करते हैं वर्चुअल टीम में। नेक्स्ट है टीम बिल्डिंग प्रोसेस। टीम बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, देखो फॉर्मिंग द टीम, मतलब टीम को बनाना, लोगों को लेके आना और टीम बनाना, ठीक है। कि हम टीम क्यों बना रहे हैं ये उनको बताना और इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा। उसके बाद सेटिंग गोल्स, गोल्स को सेट करना कि भाई हम ये टीम बना क्यों रहे हैं। जैसे कि साइंटिस्ट थे, वो 4-5 5-6 साइंटिस्ट बुलाए और उनको बताया कि भाई कोरोना वायरस के ऊपर या किसी और वायरस के ऊपर तुम्हें रिसर्च करनी है और इसका एंटीडोट बनाना है, ठीक है। ये क्या हो गया,
टीम बना ली, उनको गोल्स भी दे दिए। उसके बाद असाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद जो टीम में जितने मेंबर है 5-6 मेंबर है तो हर एक किसी को रोल्स और क्या दे देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे कि भाई तेरा ये काम रहेगा, तेरा ये काम रहेगा, तू इस चीज़ पे रिसर्च करना, तू उस लैब में रिसर्च करना, ऐसे करना, ठीक है। फिर डेवलपिंग ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, उन सब में आपस में फिर वो क्या करेंगे, बातें शेयर करना स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा, आइडियाज़ शेयर करेंगे। उसके बाद रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर उनमें कुछ लड़ाई होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो उसको रिजॉल्व करना, ये टीम बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, फिर उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनकी स्किल डेवलपमेंट करवाना। फिर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, जो भी उन्होंने काम किया उसको मॉनिटर करना, उसका फीडबैक लेना, ठीक है। लास्ट है सेलिब्रेटिंग सक्सेस, ये पॉइंट लिखना है लिख देना, आपकी मर्जी है। फिर गोल अचीव हो जाएगा वही, ठीक है, कि भाई उन्होंने अपना काम किया अच्छे से और बस, ठीक है। ये होता है टीम बिल्डिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम और ग्रुप में डिफरेंस। टीम का मैं बता चुका हूँ, एक स्पेसिफिक कॉमन गोल के लिए आते हैं। और टीम में जो होता है ना 5-6 लोगों की या कितने की भी टीम हो सकती है, पर उन सब के पास ना ऐसी स्किल्स होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। और ग्रुप में क्या होता है, उनकी खुद के, जैसे ग्रुप है, ग्रुप में इंडिपेंडेंट गोल होते हैं और खुद के कॉमन गोल्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में क्या होता है, एक ऐसी स्किल नहीं होती जो सबके पास सेम है। जैसे कि क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम को टीम बोला जाता है ना कि ग्रुप। टीम क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर कोई बैटिंग जानता है, बैटिंग की स्किल्स हैं, बॉलिंग की स्किल्स हैं, ठीक है। अगर वो बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा रन हो जाएंगे, और वो बैटिंग नहीं अच्छी करेंगे तो ज़्यादा रन कैसे स्कोर करेंगे, तो बॉलिंग पे दिक्कत आएगी। तो आपस में जुड़ती हुई स्किल्स हैं जो कि एक टीम बनाती हैं। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में भाई हो सकता है किसी को हॉकी खेलना पसंद हो, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद हो, ये हो गया ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टीम में वो शेयर होती हैं आपस में, लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। ग्रुप में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग टीम बिल्डिंग। देखो, इंटरनल फैक्टर को ऐसे मान के चलना कि जैसे कि 6 दोस्त हैं, छः छः लोगों की टीम बना दी उनकी, ठीक है। अब उनमें आपस में जो भी गड़बड़ होगी या कुछ भी होगा वो इंटरनल फैक्टर में काउंट होगा, और उनके बाहर जो होगा वो एक्सटर्नल में होगा, ठीक है। ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी में टीम बना दी तो उस कंपनी में जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं। 6 लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो वो इंटरनल फैक्टर में आएगा, और उसके बाहर जो भी हो रहा है वो एक्सटर्नल में आएगा। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। अगर जो लीडरशिप है सपोर्टिव है तो अच्छी टीम बनेगी। कम्युनिकेशन अगर टीम में अच्छा होगा तो काम भी अच्छे से होगा। टीम का स्ट्रक्चर, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से बताई जाएंगी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। टीम का साइज अगर ज़्यादा बड़ा रख देंगे तो दिक्कत, ज़्यादा छोटा रख देंगे तो दिक्कत। ये होते हैं इंटरनल फैक्टर, ठीक है। स्किल एंड एबिलिटीज़, अगर अच्छे स्किलफुल मेंबर्स होंगे तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ये सब होते हैं आपके इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो टीम बिल्डिंग को अफेक्ट करते हैं, इसको अच्छे से कर लेना इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर, ठीक है, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वहाँ कैसी दोस्ती यारी भी मानी जाती है या फिर सिर्फ अच्छे से बात करो, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सब होता है, ठीक है। मैनेजमेंट का सपोर्ट, भाई जो बॉस है वो खड़ूस है या फिर अच्छे से सपोर्ट करने वाला है, गाइड करने वाला है। वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, सेफ है, कंफर्टेबल है, ये तो नहीं कि बार बार छोटी छोटी बात पे कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी कैसी है, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं काम वाम करने में, वर्चुअल टीम को दिक्कत आएगी, भाई नेटवर्क अच्छे से नहीं चल रहा, लैग हो रहा है, ये सब। पॉलिसीज़ और रूल्स कैसे हैं कंपनी के, एचआर पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है। ये तो नहीं कि भाई वो करती हैं, धोखाधड़ी करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जिसको पसंद करती हैं उसके लिए कुछ अच्छे ट्रीटमेंट करती है, ऐसा कुछ ये नहीं होना चाहिए। सो ये क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो टीम बिल्डिंग को अफेक्ट करते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और डाउट लेने से पहले एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, समझ लेना, ठीक है। आगे आते हैं लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप का मतलब होता है गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना दूसरों को, ठीक है। आप अगर किसी को अपनी बातों से समझा पा रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, उसको इंस्पायर कर पा रहे हो, ठीक है, कि वो अपना गोल अचीव कर ले। आपने किसी को कहा कि भाई तू कर सकता है, मेहनत कर, अच्छे से ये कर वो कर, और वो कुछ बड़ा काम कर देता है। सो ये होता है लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप में हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे लोगों को, ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके। लीडर जो होते हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। लीडर्स जो होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं कि अपनी मतलब जिम्मेदारी खुद पे लेते हैं, ठीक है, हाँ भाई मेरी गलती है, मैंने किया है ये सब, ठीक है। उसके बाद कुछ मिथ्स आती हैं लीडरशिप के बारे में। ऐसा कहा जाता है लीडर्स जो होते हैं ना वो पैदा ही होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता, ये झूठ बात है, ठीक है। अगर आती है ना पेपर में कि मिथ्स क्या होती हैं लीडरशिप में, तो ये सब लिखना है कि भाई क्या क्या झूठी बातें हैं लीडरशिप के बारे में। तो लीडर्स जो होते हैं ना वो पैदा नहीं होते, ठीक है, उनको हम बना भी सकते हैं, ठीक है। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। इसमें ये कह रहे हैं कि लीडर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ पैदा ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लीडरशिप इज अबाउट पावर, ऐसा भी कुछ नहीं है कि लीडरशिप में तुम्हें बस पावर दिखानी, दूसरों को कंट्रोल करना है। भाई अच्छे से बात करके समझा के भी काम किया जा सकता है। लीडर्स मस्ट बी एक्सट्रोवर्ट, ये भी झूठ है कि भाई लीडर्स जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं, ठीक है, कि भाई कोई अच्छे से खुल मिल के बात कर रहा है, सबसे जाके बात कर रहा है, वही लीडर है, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंट्रोवर्ट पर्सन भी अपने ऑफिस में बैठ के पूरी टीम को मैनेज कर सकता है, वो भी एक लीडर है, ठीक है। लीडर मस्ट नो एवरीथिंग, मतलब एक ऐसा झूठ फैलाया गया है लीडर्स के बारे में कि लीडर्स जो है ना उनको सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब कुछ भी सवाल पूछ लो वो सब पता होना चाहिए। जैसे कि टीचर्स के साथ करते हैं लोग कि टीचर्स से पूछते हैं सर ये बताओ, बहुत बार तो जानबूझ के उनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि भाई उनको सब पता है कि नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर किसी को सब कुछ पता हो, ठीक है। लीडर्स ऑलवेज मेक परफेक्ट डिसीजन, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है कि मुझसे गलती हो, आपसे गलती हो, कोई भी गलती कर सकता है। तो एक ये भी झूठ फैलाया गया है कि जो लीडर्स होते हैं ना वो बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं, सही फैसला लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी गलती कर सकते हैं। लीडरशिप इज इक्वल्स टू मैनेजमेंट, लीडरशिप को ये कहा गया है कि लीडर्स जो होते हैं ना वो मैनेजमेंट के बराबर होते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट फोकसेस ऑन प्रोसेस, लीडरशिप फोकसेस ऑन पीपल। मैनेजमेंट जो होती है ना वो काम पे ध्यान देती है, लेकिन लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लोगों को इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना गोल अचीव करने के लिए, ये होता है मिथ्स अबाउट लीडरशिप। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप, इसका मतलब क्या है कि एक लीडरशिप का एक जरूरी हिस्सा क्या होना चाहिए, क्या होता है। विजन, मतलब कि वो अच्छे से डायरेक्शन देख पाए कि हमें अचीव क्या करना है। ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए आराम से बैठ के सोच रहा है करे क्या, क्या करे, क्या काम करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके माइंड में होना चाहिए कि हाँ भाई हमें यहाँ जाना है, ये काम करना है, ये गोल अचीव करना है, ये उसका हिस्सा होना चाहिए लीडर का, ठीक है, लीडरशिप का। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कि भाई अच्छे से समझा पाए दूसरों को कि अपनी बात क्या है, अपनी बात रख पाए अच्छे से, कम्युनिकेशन होना चाहिए। मोटिवेशन करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए कि दूसरों को वो मोटिवेट कर पाए काम करने के लिए। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि भाई एकदम से कुछ भी काम आ गया, एकदम से क्या कर लिया उसने, डिसीजन ले लिया, ये नहीं कि सोच रहा है पहले आधे घंटे तक क्या करे क्या नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी, एक लीडर जो होता है ना वो हॉनेस्ट होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए कि भाई दूसरों को उस पर भरोसा किया जा सके, भरोसा करे लोग। वरना अपने लीडर पे ही अगर भरोसा करना छोड़ देंगे तो पूरी टीम बिखर जाएगी, ठीक है। टीम बिल्डिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि पूरी टीम को संभाल सके, सबका कोऑपरेट करा सके, मतलब कोऑपरेशन में रख सके सबको, सब आपस में बातचीत में रह सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस, कि दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाए कि भाई किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी बात को समझ पाए। लीडरशिप स्किल क्या होती है, तो बेसिक है, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम मैनेजमेंट स्किल। ये सारी स्किल तो एक लीडर में होनी ही चाहिए क्योंकि ये बेसिक है, एकदम बेसिक स्किल्स है, ठीक है। हमने पहले पढ़ी थी ना वो एकदम बेसिक स्किल थी, मतलब ये तो होनी ही चाहिए। अब कुछ एडवांस लीडरशिप स्किल होती हैं, वो आती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एनालाइजिंग फ्यूचर रिस्क, ये सब भी आना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट, मतलब कि लीडिंग पीपल थ्रू कंपनी चेंजेस, मतलब कि कंपनी में कोई भी चेंज आ रहा है तो फिर भी जो लीडर है वो उस चीज़ को अपने एम्प्लॉय को संभाल सके, उनको संभाल पाए। ये नहीं कि कंपनी में कोई भी चेंज हो गया, कोई पॉलिसी आ गई तो सब के सब घबरा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर्स के पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो सबको संभाल सके खराब टाइम में भी, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि नए आइडियाज़ आ सके, इम्प्रूवमेंट हो सके चीज़ों के अंदर। कोचिंग मेंटोरिंग होनी चाहिए कि भाई कोई एम्प्लॉय आ गया उसको मेंटोरिंग की ज़रूरत है, ठीक है, कोचिंग की ज़रूरत है तो उसको हेल्प कर सके। क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सब, ये सारी एडवांस लीडरशिप स्किल है। उसके बाद आता है बिल्डिंग टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इन लीडरशिप, मतलब लीडर के अंदर एक ऐसी टेक्निकल स्किल्स का होना
बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सब टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग वर्क प्रोसेस, मतलब कि जो काम होता है, सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब उसे पता होना चाहिए। लर्निंग इंडस्ट्री नॉलेज, मतलब कि उसे इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें सीखनी चाहिए कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है, ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे फाइट करनी होती है इंडस्ट्री में जाके जब आप कंपनी चलाते हो। ठीक है। ट्रेनिंग इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब उसे बेसिक जो उसके टूल्स हैं, जिस चीज़ पे वो काम कर रहा है वो उसे आने चाहिए, यूज़ इस्तेमाल करने आने चाहिए, बेसिक तो होना ही चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग, एक लीडर के अंदर ना कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए कि नए नए चीज़ें सीखे, नए नए ट्रेनिंग सेशन करे, ये सब होना चाहिए उसके अंदर। गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू रियल टास्क एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को बिल्ड कर सकते हैं। आप जैसे कि एक लीडर हो तो आप ये सब करके अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, अपनी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ा सकते हो। इम्प्रूविंग एनालिटिकल स्किल्स, मतलब कि डाटा को एनालाइज करना, इन सबको आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो ये होता है बिल्डिंग टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इन लीडरशिप। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन और टीम, मतलब एक लीडरशिप की ज़रूरत क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है वो। ठीक है। सो जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको थोड़ा डिटेल में बताने की ज़रूरत है वहाँ मैं बता दूंगा, वरना हम सारा ये कर ही रहेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रोवाइड डायरेक्शन, एक लीडर जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। टीम का जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाता है, आपस में कम्युनिकेट करवाता है सबको, आपस में दो लोगों के झगड़े हो गए हैं उनको क्या करता है, सुलझाता है। बूस्ट मोटिवेशन, मोटिवेशन बूस्ट करता है, सबको समझाता है काम करो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है। बिल्ड अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, एक अच्छा वर्क कल्चर बना के रखता है, सबसे बातचीत करके रखता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उन सब का काम में एफिशिएंसी आए, अच्छे रिजल्ट आए, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस है, इनको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग टीम परफॉर्मेंस। टीम की परफॉर्मेंस को आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो। सेटिंग क्लियर गोल्स। ठीक है। टीम परफॉर्मेंस इज चेक्ड बेस्ड ऑन हाउ वेल दे अचीव देयर गोल्स, उन्होंने जो गोल अचीव किया, जो आपने उन्हें काम करने के लिए कहा था, उसको चेक करना। मेजरिंग वर्क क्वालिटी, उन्होंने कैसा काम किया है, उसमें कितनी सफाई है, उसको चेक करना। चेकिंग टाइम टाइमलाइननेस, कि मतलब कि उन्होंने जो काम है वो टाइम पे किया है या बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, मतलब एकदम बिल्कुल एंड पे आके किया है, ये सब चेक करना। मॉनिटरिंग टीम कोऑर्डिनेशन, कि टीम ने अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेट किया, एक दूसरे की हेल्प करी, मेंबर्स ने आपस में कोऑपरेट करा कि नहीं करा। रिव्यूइंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद क्या देखा जाता है कि इंडिविजुअल ने क्या कंट्रीब्यूट किया, फिर फीडबैक लिया जाता है मेंबर से काम के बारे में। ठीक है। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर ट्रैकिंग एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी को ट्रैक करते हैं। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, उनके अंदर पूरी टीम के अंदर जो थी, कहाँ कहाँ पर स्ट्रेंथ थी और कहाँ कहाँ वीकनेस थी, कहाँ कहाँ उन्होंने आपस में लड़ाई करी, झगड़े करे, या कहाँ पर दिक्कत आई थी टीम में। उसके बाद रेगुलर परफॉर्मेंस मीटिंग, मतलब कि बीच बीच में एक हफ्ते में 2-3 बार मीटिंग्स करना, बार बार पूछना कि काम कैसे चल रहा है, ये होता है इवेल्युएटिंग टीम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये लाइन से याद कर लेना, इनको लिख देना, ये भी ज़रूरी होता है वैसे। नेक्स्ट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीम मेंबर, एक टीम मेंबर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ठीक है, क्या रोल्स होते हैं। सो ये बेसिक है, मैं 2-3-4 पॉइंट बताता हूँ, आप पढ़ लेना अच्छे से, ईजी है तो। कंप्लीटिंग असाइन टास्क, उनका भाई काम होता है, टीम क्यों बनाई गई है, ताकि काम पूरा हो सके। तो पहला उनका रोल क्या होता है कि कम टाइम पे काम पूरा करे। ठीक है। पूरी टीम के गोल को सपोर्ट करें, अच्छे से आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में कोऑपरेट करें, ये नहीं कि आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करें सब के सब। फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर, मतलब कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग काम करें, आपस में एक दूसरे से नॉलेज और स्किल्स को शेयर करें, और जो भी रिजल्ट आया है उसकी क्या लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए कि कोई भी दिक्कत हो गई तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लो बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना और देख लेना अच्छे से, बाकी इजी है ये तो सब। ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, देखो हर किसी के अंदर ना अलग बिहेवियर होता है, अलग थॉट्स होते हैं, अलग इमोशंस होते हैं। हो सकता है कोई बहुत काम और शांत माइंड का हो सकता है कोई बहुत गुस्से वाला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का बिहेवियर थोड़ा अजीब रहता हो, बाहर थोड़ा फनी टाइप का हो, थोड़ा फ्रेंडली टाइप का हो। तो ये इन सबको मिला के
जो होता है ना वो पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। पर्सनैलिटी रेफर टू यूनिक सेट ऑफ बिहेवियर, थॉट्स, इमोशन एंड हैबिट्स दैट मेक अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर। आपके आपकी पर्सनैलिटी अलग क्यों होगी? क्योंकि आपका बिहेवियर अलग हो सकता है, आपके थॉट्स अलग हो सकते हैं, आपका इमोशन अलग हो सकता है, ठीक है। सो ये क्या बना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। पर्सनैलिटी जो होती है ना वो कैसे बनती है? जेनेटिक फैक्टर, कुछ हमारे अंदर से फैक्टर होते हैं, हम कैसे फील करते हैं ये सब, और कुछ हमारी लाइफ एक्सपीरियंस। आप बाहर जैसे इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हो उसी से आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है धीरे धीरे। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वही फिजिकल मेंटल इमोशन, मतलब कि आप जैसा फील करते हो, जैसा आप अपने आसपास सोशली रहते हो, उससे क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उस सबको मिलके एक पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी के अंदर इनर क्वालिटीज आती हैं, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव, कैसी चीज़ों पे आप भरोसा करते हो, क्या आपकी सोच है, क्या समझ है। आउटर एक्शन, जैसे कि कैसे आप दूसरों से बात करते हो, कैसा बिहेवियर रखते हो, ये क्या है? पर्सनैलिटी है एक तरीके से। इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक इनर क्वालिटी, एक आउटर, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलप ओवर टाइम थ्रू लर्निंग, इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो जो पर्सनैलिटी होती है ना वो टाइम के साथ डेवलप होती चली जाती है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो लाइफ के, अलग अलग जगह जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो वैसा वैसा आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। पर्सनैलिटी ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं? एक तो पर्सनैलिटी जो होती है ना यूनिक होती है, ऐसा नहीं है कि दो लोगों की पर्सनैलिटी सेम हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको अलग चीज़, आपके इमोशंस अलग हो, दूसरे के इमोशंस अलग हो, दूसरे का बिहेवियर अलग हो सकता है, आपका बिहेवियर अलग हो सकता है। तो जो पर्सनैलिटी होती है ना वो हमेशा यूनिक होती है। कंसिस्टेंट बिहेवियर रिमेन स्टेबल ओवर टाइम, मतलब कि जो बिहेवियर रहता है ना आपके अंदर का बर्ताव, इंसान जो रहता है वो लंबे टाइम तक सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से ही उसी इन्वायरमेंट में वैसे ही एक्सपीरियंस, वैसा ही बिहेवियर रखते आ रहे हो, जिस वजह से क्या होता है, आपका जो पर्सनैलिटी है पूरा कंसिस्टेंट रहता है, बहुत मतलब स्टेबल टाइप रहता है। डायनामिक, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बिहेवियर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ना बड़े होते जाओगे, अलग अलग लाइफ के एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है, चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटी होती है ना वो थोड़ी डायनामिक भी होती है, चेंज भी हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में, ठीक है। साइकोलॉजिकल, या जो पर्सनैलिटी होती है ना, इसमें अगर आपका जो साइकोलॉजी है, आपके जो इमोशंस है, अगर वो चेंज हो जाएंगे तो पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। आपके थॉट चेंज हो जाएंगे, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तो पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो पर्सनैलिटी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करती है, आपका थॉट्स, आपके इमोशंस कैसे हैं। ऑर्गेनाइज डिफरेंट ट्रेड्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीटेड पर्सनैलिटी, मतलब कि जो पर्सनैलिटी होती है ना वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बनती है, जैसे मैंने बताया इनर होते हैं, आउटर होते हैं, आपके अंदर का इंसान और आपके बाहर के जो एक्सपीरियंस होते हैं उन सबसे मिलके आप एक इंसान बनते हो, एक पर्सनैलिटी बनते हो आपकी, ठीक है। कि आप कैसा बिहेव करोगे, कैसे बात करोगे, सो ये ऑर्गेनाइज वे में होती है। इसमें बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं छोटे छोटे वो सब मिलके आपस में काम करते हैं और एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट में बता ही चुका हूँ, आप कैसी फैमिली में रहते हो, कैसी सोसाइटी में रहते हो, कैसी एजुकेशन लेते हो, उससे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपकी पर्सनैलिटी बनती है। लास्ट है प्रिडिक्टिव हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग अ पर्सनस बिहेवियर इन सिचुएशन, मतलब कि ऐसा हो सकता है कोई पर्सन जो है वो घबरा जाता है अलग अलग सिचुएशन में, मान लो किसी से, किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता है, सांप से डर लगता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी, हाँ भाई बहुत घबराता है, एकदम से डर जाएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, वो प्रिडिक्टिव होती है, ठीक है। और आज थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत हो रही है, पता नहीं माइक को क्या प्रॉब्लम हो रखी है, पर कोई नहीं, थोड़ा सा यार थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप क्या होता है, बहुत सारे लोग आपस में आते हैं और एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। देखो टीम और ग्रुप में काफ़ी डिफरेंस होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल स्किल्स होती हैं, लेकिन टीम के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती है आपस में जुड़ी हुई। ग्रुप के अंदर खुद की एक पर्सनल स्किल हो सकती है, मुझे पेंटिंग पसंद हो, और जो मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में काम करता है एक मेरा दोस्त, उसको क्या पसंद हो, उसको बैट बॉल खेलना पसंद हो, उसको फुटबॉल पसंद हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप ये होता है। टाइप्स ऑफ ग्रुप कौन से होते हैं, फॉर्मल ग्रुप होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। आपके कॉलेज में हो सकता है ये थोड़ा और पढ़ाए गए और काफ़ी सारे मतलब ग्रुप्स होते हैं अलग अलग टाइप से, वो आप पढ़ सकते हो, मैंने बेसिक से यही लिए हैं, ठीक है।
फॉर्मल ग्रुप होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। फॉर्मल में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है एक स्पेसिफिक टास्क अचीव करने के लिए। इनफॉर्मल क्या होता है, हम खुद बना लेते हैं, आपस में दोस्त बन गए 4-5, आपस में एक दूसरे की मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेशन हो गया, बातचीत होगी, एक दूसरे की बनने लगी तो आपस में एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। ठीक है। फॉर्मल ग्रुप में क्या होता है, फॉर्मली बातें होती हैं, सारे काम अच्छे से किए जाते हैं। फॉर्मल ग्रुप में जैसे कमांड ग्रुप हो गया, एक मैनेजर को एक पर्टिकुलर बॉस को जाके रिपोर्ट करना होता है। टास्क ग्रुप हो गया, पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, टेम्पररी प्रोजेक्ट होता है। कमिटी हो गया, ग्रुप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक फाइनेंस और सेफ्टी। ठीक है। ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप वही फ्रेंडशिप टाइप हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया कि आपस में बनने लगी तो चलो खेलते हैं, ऐसा कुछ टाइप। ठीक है। ये होगी इनफॉर्मल ग्रुप। और थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना, ग्रुप्स में काफ़ी सारे हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, पर्सनैलिटी में टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी और ट्रेड थ्योरी, ये मैंने नहीं कराया। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो होती है वो हो सकता है आपके कॉलेज में अलग पढ़ाई हो, या मतलब ऐसे बहुत सारी टाइप्स ऑफ वो होती हैं पर्सनैलिटी। तो मैंने सोचा कि इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, तो मैं अभी इनको नहीं पढ़ाता। आपके कॉलेज में जो कराई हो उसको कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी और ट्रेड थ्योरी। ठीक है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है। सो नेक्स्ट है फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। इनफॉर्मल में बता ही चुका हूँ, आपस में दोस्ती में बातचीत करके बन जाते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई आप कॉलेज में पहली बार गए, किसी से बातचीत होने लगी, आपस में एक दूसरे की बन गई तो बन गया छोटा सा ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में क्या होता है, टास्क करे जाते हैं, मीट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव करने के लिए। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होता है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई दोस्त है, चल बातचीत कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा लगता है आपस में, अपने अंदर से फील होता है कि हाँ भाई चलो दोस्त है, बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, तो ये हम खुद के लिए करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप जो बनता है। ठीक है। फॉर्मल ग्रुप में एक स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ठीक है। एक मतलब कि रोल्स रोल्स बताए होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। लीडर्स अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप में कोई लीडर नहीं होता, सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। इनफॉर्मल ग्रुप में कोई रूल्स नहीं होते। ठीक है कि भाई ये रूल्स है, ये फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो मना है वो करो आपस में दोस्तों में। ठीक है। सो ये होता है डिफरेंस फॉर्मल ग्रुप में और इनफॉर्मल ग्रुप में। थोड़ा और पढ़ लेना आप अच्छे से, बाकी तो बेसिक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ज़्यादा, तो फटाफट ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्रुप स्ट्रक्चर। बेसिक नाम नहीं पता चल रहा है, ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्रुप स्ट्रक्चर रेफर्स टू हाउ अ ग्रुप इज ऑर्गेनाइज, मतलब कि ग्रुप जो है वो कैसे बनाया गया है, कैसे वहाँ पर आपस में बातचीत होती है, कैसे मेंबर्स इंटरेक्ट करते हैं, और ग्रुप में क्या किया जाता है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रूल्स, कम्युनिकेशन पैटर्न की कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, ये सब बनाए जाते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर ये होता है बेसिक सा, कि ग्रुप स्ट्रक्चर में क्या होता है कि चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज हैं, लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं, किसको उनको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जाते हैं, रूल्स समझाए जाते हैं, कम्युनिकेशन पैटर्न समझाया जाता है। ठीक है। उसमें ग्रुप स्ट्रक्चर में एक लीडर भी होता है। ठीक है। तो ये होता है ग्रुप स्ट्रक्चर। आगे समझ में, ऑर्गेनाइज वे में जहाँ पर मतलब कि कैसे मेंबर बात करते हैं, उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस सब को मिला के ग्रुप स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। ग्रुप कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ग्रुप शेयर, जो ग्रुप्स होते हैं ना वो आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है। हायर प्रोडक्टिविटी, आपस में सब लोग मिलकर काम करते हैं, काम को बांट लेते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपस में एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे को ये मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि भाई मुझे ये सही लग रहा है, तुझे ये सही लग रहा है, तो सब आपस में मिलके काम करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। इंक्रीज मोटिवेशन। ठीक है। वर्किंग इन अ ग्रुप इनकरेज, कि भाई 4-5 लोग आपस में मिलकर काम करें, वो कह रहे हैं चल करते हैं, सारे मिलके करते हैं। सो इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। नॉलेज एंड स्किल शेयरिंग, इससे क्या होता है, ग्रुप्स में हम आपस में एक दूसरे को स्किल शेयर कर पाते हैं कि भाई मुझे ये काम आता है, तू भी ये सीख ले, कैसे होता है, ऐसे करते हैं, ये सब। ठीक है। सो ये होता है हाउ ग्रुप्स हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऐसे वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए। ठीक है। लास्ट है रोल्स ऑफ ग्रुप्स इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये है वही बेसिक, क्या रोल होता है एक एक ग्रुप का, टास्क कंप्लीट करना, कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट करना,
कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना, एम्प्लॉय सपोर्ट सिस्टम, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। ये सब क्या होता है, ग्रुप का रोल होता है। ग्रुप ये सब करता है, टास्क कंप्लीट करता है, कम्युनिकेशन बढ़ाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, एम्प्लॉय सपोर्ट सिस्टम होता है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन होती है। ठीक है भाई, आपस में अलग अलग आइडियाज़, न्यू न्यू चीज़ें खोजते रहते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो ये क्या होता है, रोल ऑफ ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। देखो, मेरा बस काम यही रहता है कि आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाए, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में ये है, ताकि आप वहाँ आंसर बना के लिख पाओ। बाकी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको ये पॉइंट्स दे दिए हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो, इनको भी याद कर सकते हो, इनको भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट की तरह लेना, आप खुद से ही पढ़ के जाना अच्छे से। और बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए जब भी आपका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय। और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी वीडियोस कर दूंगा अपलोड टाइम से। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय।